घटाता या बढ़ाता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? प्राइमरी साइड में हम लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हाई वोल्टेज मिले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? प्राइमरी साइड में हम 11 kV 33 kV सप्लाई दें और सेकेंडरी साइड में हमें 440 यानी डाउन मिले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम कूलिंग के आधार पर बात करते हैं। भाई कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की भाई परिभाषा, यानी ट्रांसफार्मर जो लोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, ऑन लोड और ऑफ लोड। भाई जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप किसी भी ट्रांसफार्मर को देखकर कैसे पहचाने ये ऑन लोड ट्रांसफार्मर है या ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है। जैसा कि आपके सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो कोई साथी बताएगा एमएसटी ये ऑन लोड है ऑफ लोड है? जो यहाँ पर वर्किंग साथी हैं वो बताएं ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। आए थोड़ा आगे भाई, ये ऑन लोड ट्रांसफार्मर है या ऑफ लोड? ऑन लोड। कैसे पहचाना आपने ऑन लोड ट्रांसफार्मर है? अच्छा चलो कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, इसमें कोई किसी की इंसल्ट नहीं है, जानकारी हमें लेनी चाहिए। दोस्तों हम किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाकर कैसे उसकी पहचान करेंगे वो ऑन लोड है या ऑफ लोड है? आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के साथ में कहीं भी OLTC नहीं लगा हुआ। OLTC यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर। यदि OLTC नहीं लगा तो वो ट्रांसफार्मर हमारा ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है, ये ऑन लोड नहीं है, ऑफ लोड है। चाहे ट्रांसफार्मर आपका ड्राई टाइप है चाहे आपका ऑयल टाइप है, तो इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं OLTC नहीं लगा तो ये ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई ऑफ लोड ट्रांसफार्मर की लोड की कंडीशन में टैपिंग चेंज कर सकते हैं? तो जिसका नाम ही ऑफ लोड है उसकी लोड की कंडीशन में टैपिंग चेंज नहीं कर सकते। कब चेंज कर सकते हैं? हम BCB से ट्रांसफार्मर की सप्लाई काट दें। भाई BCB से ट्रांसफार्मर की सप्लाई काट दी तो फिर तो वोल्टेज ही आने बंद हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना भाई, हमें वोल्टेज ही तो बढ़ाने घटाने। हमें करना क्या है, LT पैनल से ट्रांसफार्मर इनकमर से लोड काट दें तो लोड को सब लोड कट गया, फिर आपके सिर्फ LT पैनल तक वोल्टेज रह जाएंगे और वोल्टेज को ही हमें बढ़ाना घटाना। तो आप इसकी जो टैप चेंजर होता है, टैप चेंजर की मदद से देखें उधर साइड में होगा, टैप चेंजर की मदद से आप इसके वोल्टेज को बढ़ाया घटा सकते हैं। और वो भी भाई एक साथ नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाई करके। ये भी टैप चेंजर नहीं है भाई, ये नहीं है, उधर साइड में नहीं दिखाई दे रहा, ये तो फिल्टर वाल है। एक गेट वाल टाइप का होगा जहाँ से इसकी टैपिंग को बढ़ाया घटा सकते हैं। चलो कोई इसमें दिया हुआ नहीं है ना। और कौन साथी बताएगा ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है ड्राई टाइप? ऑयल टाइप, वेरी गुड। तो दोस्तों ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है। चलो इसकी नेम प्लेट से ही शुरुआत करते हैं। ले आओ थोड़ा आगे कैमरे को। ये सुधीर मेघ का ट्रांसफार्मर है और 1600 kVA का ट्रांसफार्मर है और इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 33 kV वोल्टेज आएगी, है ना। 33 kV ऑब्लिक 11 यानी 33 से 11 निकालेगा। ठीक है, यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं क्या? एक और भी है ट्रांसफार्मर? नहीं। अच्छा, ये 33 से सीधा 440 निकालेगा। कई बार ट्रांसफार्मर ऐसे भी आते हैं 33 से 11 भी निकालते हैं और 33 से सीधा 440 भी निकालते हैं ना। तो भाई देखो, किसी भी ट्रांसफार्मर को देखकर आप कैसे पहचानेंगे इसकी प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है ना। कई बार तो हम पहचान लेते हैं, जैसे इधर दिखाएंगे आप, इधर लिखा है LV यानी लो वोल्टेज, तो हमें इससे पहचान पड़ गई ये हमारी सेकेंडरी साइड है। और उधर HV लिखा है हाई वोल्टेज साइड है। यदि ये प्लेट भी हटा दी जाए
तो आप कैसे पहचान करेंगे कि प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है? तो देखो प्राइमरी साइड में सिंगल केबल होती है, उधर दिखाएं, जिधर सिंगल केबल होगी वो हमारी प्राइमरी साइड होगी। इधर ये नेम प्लेट भी दी है HV यानी हाई वोल्टेज, और इसकी बात करें तो देखो सिंगल केबल दी है। आप इसी तरीके से पहचान कर सकते हैं, जिधर सिंगल केबल है वो प्राइमरी साइड है और जिधर एक से अधिक केबल होंगी वो सेकेंडरी साइड है ना। अब हम बात करते हैं भाई प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिस पर लोड डाला जाता हो, जो LT साइड हो, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप लोग भी सभी, है ना। तो अब हम बात करते हैं भाई इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्सों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है कूलिंग ट्यूब, फिन्स, इन्हें फिन्स बोलते हैं। ये ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। इस पर जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो हमारा ऑयल हीट होता है और ऑयल इन्हीं फिन्स के अंदर सर्कुलेट होता है। ये नेचुरल एयर से क्रॉस वेंटिलेशन से ठंडा होता है और ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हमेशा खुले एरिया में ही लगाया जाता है, इसको बंद एरिया में नहीं लगा सकते। अब हम ऑयल की बात करें भाई, इसके अंदर कौन सा ऑयल यूज करते हैं हम? क्या नाम है उस ऑयल का? वेरी गुड, नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो गोल गोल सा टैंक है इसको कहते हैं कंजर्वेटर टैंक, और इसको दूसरा जो इसका नाम है एक्सपेंशन टैंक भी इसको बोल सकते हैं। कैसे? जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो हमारा ऑयल हीट होता है, ये कंजर्वेटर टैंक हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते, हमेशा आधा ही भरते हैं। इसमें ये जो गेज टाइप का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं MOG। क्या है? MOG यानी मैग्नेटिक ऑयल गेज। इधर लाए थोड़ा सा, इधर जो साइड में ये लगा हुआ ऑयल सूचक, ये साधारण ऑयल सूचक है भाई। हम इसके द्वारा भी इसमें लेवल की जानकारी मिल सकती है, ऑयल का लेवल क्या है, और उधर MOG से भी हमें पता चलता है। ये जो पार्ट है क्या नाम है इसका? ब्रीदर। इस पार्ट का नाम है ब्रीदर, और ये क्या, इसका काम क्या है? वेरी गुड, ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ से हमारा सांस लेता है। भाई किस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है या छोड़ता है? देखो जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ेगा तो ऑयल हीट होगा, और हीट होने के बाद कोई भी चीज स्थान बढ़ता है, फैलेगी, तो इसके अंदर जो भी खाली स्थान में एयर होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जैसे जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटेगा, ऑयल धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मर सक करता है। और भाई जब ऑक्सीजन सक करता है, जो भी हमारी नेचुरल एयर है उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, धूल इसके अंदर ना जाए, तो इस छोटी सी डब्बी में हम ऑयल भर के रखते हैं, और ऑयल क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। जो भी ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल होते हैं यहीं पर रुक जाते हैं, और इसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल ही भरते हैं। आप एक तरह से ऐसे मान के चलें, हमारी जो नाक होती है, नाक के अंदर बाल भी फिल्टर का काम करते हैं। आप धूल मिट्टी के स्थान से जाएंगे तो बाल डस्ट को रोक देते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ क्या नाम है इसका? सिलिका जेल। वेरी गुड। अभी ये सही कंडीशन की है, खराब है? वेरी गुड। जब सही होती है किस कलर की होती है? नीले कलर की होती है, और अभी ये पिंक कलर की हो गई। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, या इसको हम हीटर पे हीटिंग देके भी दोबारा लगा सकते हैं। और जब आप इस ब्रीदर को खोलें और ट्रांसफॉर्मर लोड की कंडीशन में हो, तो उस समय इस पाइप में कुछ कपड़ा वपड़ा लगा दें ताकि यहाँ से नमी ना जाए। भाई नमी जाएगी तो हमारे ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन गुण खराब हो जाएगा। समझ रहे भाई सभी लोग, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्त कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर में पीछे से सिर्फ 3 फेस आते हैं,
न्यूट्रल कहाँ से मिलता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं, किस में होते हैं, स्टार में या डेल्टा में, डेल्टा में। और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में, क्योंकि स्टार से ही हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ठीक है। और भाई ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल पॉइंट से ये उठाई है और ग्राउंडिंग दी है। भाई देखो इस ट्रांसफॉर्मर से जो हमारी सप्लाई जाएगी, कहीं पर 3 फेज के इक्विपमेंट चलेंगे, कहीं पर सिंगल फेज के इक्विपमेंट चलेंगे। किसी कारण बस हमारे न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज चले गए तो सिंगल फेज के उपकरण को 440 वोल्टेज सप्लाई मिलेगी तो उपकरण फूक जाएगा। और ये रेजिडेंशियल साइड है, इस पे कितने बहुत सारे सिंगल फेज के उपकरण होंगे। भाई सिंगल फेज का उपकरण तो एक न्यूट्रल और फेज से ही चलेगा, और जब उसमें 440 सप्लाई जाएगी तो वो फूक जाएगा। तो इसलिए किसी भी रीजन से हमारे न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज ना जाए तो इसको ग्राउंडिंग करना जरूरी है। और दूसरा दोस्तों, जैसे ट्रांसफॉर्मर हमारा वर्किंग है, बहुत सारे साथी इससे हाथ लगाने से डरते हैं। तो भाई किस कंडीशन में हमें हाथ लगाने से क्यों नहीं डरना चाहिए। देखो जो अर्थिंग है, अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रखनी चाहिए हमें। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, क्या होनी चाहिए 1 ओम। अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम रखते हैं। किससे रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं हम, मेगर से या डिजिटल अर्थ टेस्टर से। भाई अब इसमें यदि कोई करंट भी है तो मुझे क्यों नहीं लगेगा वर्किंग कंडीशन में भी। क्या देखो हमने अर्थिंग दी है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या अर्थिंग की 1 ओम, और इंसान के शरीर की रेजिस्टेंस वैल्यू 5000 ओम होती है। तो भाई कमजोर रास्ता कौन सा, अर्थिंग का। तो करंट उसी रास्ते से फ्लो होगा, इसलिए इंसान को करंट नहीं लगेगा, है ना। और इसीलिए हम समय समय पर जो अर्थिंग है उसको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। और रेजिस्टेंस वैल्यू यदि सही नहीं आ रही तो उसको सुधारने के लिए क्या यूज करेंगे, नमक का पानी, कोयला, इस तरह की चीजें डालेंगे। जितना उसका एरिया गीला रहेगा उतनी रेजिस्टेंस वैल्यू अच्छी रहेगी। भाई ये सब तो आप जानते हैं कि शरीर भी इंसान का गीला होता है, तो आप स्विच भी बंद करेंगे तो हल्का आपको ऐसा लगता है करंट लग गया। यानी गीला जितना होगा उतना ही करंट आसानी से फ्लो हो पाए, है ना। ये जो ऊपर की तरफ पाइप उठा हुआ है, कौन साथी बताएगा क्या नाम है इसका, एक्सप्लोजन वेल्ट। एक्सप्लोजन वेल्ट। और इसका दूसरा नाम इमरजेंसी प्रेशर रिलीफ वाल्व भी होता है। देखो ये किस कंडीशन में काम करेगा, हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई आंतरिक फॉल्ट हो या ऑयल बहुत तेजी से हीट हो, तो उस कंडीशन में ये जो डायफ्राम लगा हुआ है, फ्लैंज लगी हुई है, इसके अंदर कांच का डायफ्राम लगा हुआ है, तो कांच का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो भाई देखो लोहे को प्रेशरली तोड़ने में टूट नहीं पाएगा, और कांच को तो तोड़ सकता है। तो जैसे इसके अंदर प्रेशर रिलीज होगा, इस डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारा ट्रांसफॉर्मर से बाहर निकल जाएगा, और ट्रांसफॉर्मर हमारा किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा और फटने से बच जाएगा। तो इसको एक्सप्लोजन वेंट या इमरजेंसी प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। दूसरा, इंटरव्यू में जब कभी आप जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मर सेफ्टी पूछी जाती है। भाई ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टियां होती है। तो ये ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसकी 3 मुख्य सेफ्टियां होती हैं। क्या क्या होती हैं, OTI, WTI और बकोल्ज रिले, है ना। तो पहले इन तीनों सेफ्टियों के बारे में सही से समझें। देखो ये जो दोस्त हमारा बॉक्स है, गिलास है किसी के पास, इसको मार्शलिंग बॉक्स कहते हैं। थोड़ा सा साइड, इसको मार्शलिंग, इसका नाम क्या है, मार्शलिंग बॉक्स।
तो देखो ट्रांसफॉर्मर की ये जो हमने स्विच लगाया ये है डोर लिमिट स्विच। क्या है ये? डोर लिमिट स्विच। जब ये वर्किंग होगा तो जैसे ही हमने कवर खोला, कवर खोलते ही ये बल्ब हमारा जलने लगेगा और जैसे ही हम कवर बंद करेंगे बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसमें ये OTI है, थोड़ा आगे से दिखाएं। OTI सेफ्टी है, यानी OTI की फुल फॉर्म होती है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। अब हमें भाई इन जो दो निडिल दी हुई हैं इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि इनका क्या काम है। जो ब्लैक कलर की निडिल है ये हमें ये दर्शाती है कि हमारे ऑयल का अभी फिलहाल टेम्परेचर कितना है, और जो रेड निडिल है ये हमें ये दर्शाती है कि हाईएस्ट हमारे ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेम्परेचर कितना गया। भाई हम हमेशा तो ट्रांसफॉर्मर के पास होते नहीं है, तो ये हमारी हाईएस्ट जितना जाएगा वहां जाके रुक जाती है। दूसरा दोस्तों, इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं, तो देखो ये स्क्रू खोलकर हम टेस्टर की मदद से, ये नोब देख रहे हैं आप, तो ये नोब हमारी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट है। तो ऑयल टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना रखते हैं ट्रांसफॉर्मर का? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी वाइंडिंग WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है। ब्लैक निडिल हमें दिखा रही है कि भाई अभी इतना टेम्परेचर है वाइंडिंग का, और रेड निडिल हमें ये बताती है कि हाईएस्ट इतना टेम्परेचर गया है। और ठीक उसी प्रकार इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो वाइंडिंग टेम्परेचर सेट पॉइंट क्या रखते हैं ट्रांसफॉर्मर का? 95, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इनमें डिफरेंस रखते हैं। कई बार इंटरव्यूअर भी पूछता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर का OTI ज्यादा होता है या WTI ज्यादा होता है, तो WTI ही ज्यादा होगा, क्योंकि जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पे, थोड़ा बाद में लगा देना, लोड बढ़ेगा तो हमेशा हमारी पहले वाइंडिंग ही हीट होगी। वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आ जाओ भाई सभी साथी। तो दोस्त, मैंने देखा बहुत सारे हमारे साथी जो टेक्निकल इंटरव्यू देते हैं बकहोल्ज रिले के बारे में सही से नहीं बता पाते। भाई बकहोल्ज रिले क्या है या ये कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये ही हमारी बकहोल्ज रिले है और इस पर साफ लिखा हुआ गैस ऑपरेटेड रिले। तो भाई ये तो हमें पता चल गया ये गैस से ऑपरेटेड होती है। तो कैसे, किस कंडीशन में ऑपरेट होती है? जब हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो या बहुत अधिक लोड हो, ऑयल बहुत तेजी से हीट हो, तो हीटिंग होने के बाद कोई भी चीज हीट होती है तो उससे क्या बनेगा? एक वेपर यानी गैस बनेगी। और ये जो हमारा मेन टैंक है, मेन टैंक से जो कंजर्वेटर के लिए लाइन गई है उसके बिल्कुल मिड सेंटर में हमने बकहोल्ज रिले को दिया है। और इसमें आप ये भी वैल्यू देख सकते हैं। देखो इसमें एक वैल्यू दी है 100, 175, 200, 225, 300, इस तरह से वैल्यू दी है। और इसमें यह भी दिखा रखा है S यानी स्मॉल और नीचे ओवर लिख रहा है। तो यानी कि आप देख सकते हैं 200 तक हमें ग्रीन इंडिकेशन दे रखा है। 200 जो गैस का अमाउंट है वो यदि 200 तक होगा तो तब तक ये रिले ऑपरेट नहीं होगी, और यदि वो अमाउंट 225 पे भी पहुंच जाएगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो कैसे ऑपरेट होगी? जैसे ही ऑयल हीट होगा जो वेपर बनेगा वो वेपर हमारे इस बकहोल्ज रिले के अंदर, थोड़ा सामने से दिखाएं, होता क्या है, 2 मरकरी स्विच होते हैं, फ्लोट A और फ्लोट B। जैसे ही गैस फ्लोट को स्केट करेगी, स्केट का मतलब होता है खरोंच, जैसे ही स्केट करेगी इसका जो फ्लोट है वो हमारे अभी ट्रांसफॉर्मर वर्किंग है तो क्या है, NC नॉर्मली किलोज है। तो ये किसको ट्रिप कराएगी? HT ब्रेकर को। भाई जिस ब्रेकर से, जो आउटगोइंग ब्रेकर है जिससे इसके लिए ट्रांसफॉर्मर के लिए सप्लाई आई है इनपुट, उस ब्रेकर को ट्रिप करा देगी और ट्रांसफॉर्मर हमारा सर्किट से अलग हो जाएगा और किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। और पहले ही हमें अलार्म भी देगी, अलार्म को हम रिसेट कर दें या कंडीशन समझ लें तो ट्रिप होने से बच जाएगा, अन्यथा ट्रिप हो जाएगा। तो और क्या भाई, इधर थोड़ा दिखाएं।
ये जो बकवल्ड रिले के ऊपर आप सभी साथी देखें, बकवल्ड रिले के ऊपर आप दो वाल्व टाइप के देख रहे हैं, छोटे छोटे, जिनमें काला सा वो लगा है उंगली की सीध में, ये होते हैं पीआरवी। पीआरवी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व। किसी तरह की अननेसेसरी प्रेशर गैस होती है तो यहाँ से वो निकल जाती है। अब देखो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, इधर ही आ जाए, लास्ट करेंगे उधर। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपको पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन जानते हैं? इधर ही आ जाए सभी साथी। ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन कब करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन एक बरस में, सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में करते हैं। ठीक है। अब एक वर्ड होता है बीडीबी टेस्ट। भाई ट्रांसफॉर्मर का बीडीबी टेस्ट क्या होता है? बीडीबी की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो जैसे ये 33 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो हम क्या करेंगे भाई, डिहाइड्रेशन हम बाहर से वेंडर बुलाते हैं, डिहाइड्रेशन मशीन होती है और उसका मुख्य कार्य होता है कि आप इसमें वाल्व देखेंगे, बॉटम में एक वाल्व दिया होगा, बॉटम से हम इसको कनेक्ट करेंगे, बॉटम से इनपुट लेंगे डिहाइड्रेशन मशीन को, तो वो सक्शन करेगी बॉटम से और जो डिस्चार्ज करेगी वो इसके कंजर्वेटर में डालेंगे, यानी नीचे से लेती रहेगी ऑयल को और हीटिंग देकर ऊपर कंजर्वेटर में डालती रहेगी। और ये हमारी प्रक्रिया 7-8 घंटे तक चलती है। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो जो भी साइड का इंजीनियर मैनेजर होता है, तब तक हम उस साइड प्रॉपर उसकी डिहाइड्रेशन नहीं मानेंगे जब तक बीडीबी टेस्ट नहीं कर लेंगे। भाई हमें क्या पता कि इसका इंसुलेशन गुण किस क्वालिटी का हो गया, तो हम बीडीबी टेस्ट करते हैं। बीकर होता है, उसमें जैसे ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होती है, ऐसे उसके अंदर भी 2 वाइंडिंग होती है और हम उसमें 66 केवी वोल्टेज देंगे और ये देखेंगे भाई वो कहाँ जाके शॉर्टिंग पॉइंट बन रहा है। यदि वो 66 केवी तक पहुंच गया तो फिर हम इसकी सही मानेंगे भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसका इंसुलेशन गुण अच्छा हो गया। तो भाई और किसी साथी का ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? किसी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं? तो आ जाओ भाई, सभी आ जाओ सामने को। तो दोस्तों ये सभी हमारे टेक्निकल साथी हैं और हमने प्रयास किया भाई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं उन सभी पर समझाने का। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। और दोस्तों हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी हमारे साथी ITI, डिप्लोमा या बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद अभी तक घर पे हैं, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की वजह से कई वर्ष तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और बाई लक उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल पाई, तो ऐसे साथी भी घबराएं ना, उनको भी 100% जॉब प्लेसमेंट जनित स्किल सेंटर के द्वारा मिलेगा। या हमारे ऐसे साथी जो कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और 100% पद प्रमोशन की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए YouTube पर हमारे 2 चैनल हैं, जनहित स्किल्ड और जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन।